तो कोरोना काल के बीच कानून व्यवस्था को संभालने से लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने तक, लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने से लेकर लॉकडाउन की अहमियत समझाने तक हर तरह की जिम्मेदारी देश में पुलिस के कंधों पर है। और अचानक से आए इस खतरे से लड़ने के लिए पुलिस को ना तो पहले से कोई ट्रेनिंग मिली, ना कोई हथियार, लेकिन फिर भी देश की पुलिस ने जो काम किया वो सराहनीय था। पुलिस के कंधों पर न सिर्फ लोगों को समझा बुझाकर घर में रहने के लिए मनाने की जिम्मेदारी थी, बल्कि इन मुश्किल हालात के बीच खुद को और अपने परिवार को भी कोरोना से बचाने की जिम्मेदारी थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात के बीच हमारी पुलिस ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। और इस बीच एक चीज और ध्यान में देने वाली रही कि ग्राउंड पर उतरे सिपाहियों के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी तक सभी ने कोरोना की इस चुनौती को कबूल किया, जिसका नतीजा ये निकला कि पुलिस की काम की सराहना हर तरफ हो रही है। तो प्राइम न्यूज पर आज हम कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस अफसर से बात करेंगे और जानेंगे कि कोरोना काल में उनके सामने क्या क्या चुनौतियां रही और आने वाले समय में तीसरी लहर के बीच क्या चुनौतियां हैं, जिसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह हैं। रणविजय जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद जी रणविजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि नोएडा दिल्ली से सटा हुआ है, तमाम एनसीआर का ये पूरा इलाका, लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है। 15 दिन पहले की अगर बात करें नोएडा की और आज की बात करें तो हालात में कितना बदलाव आया है, क्या स्थिति है मौजूदा वक्त में? देखिए राजेश जी, फॉर्चुनेटली चीजें काफी इम्प्रूव हो गई हैं। और स्टार्टिंग में जिस तरह की स्थिति हम लोग के सामने आई थी और जो एक भयावह स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें आपने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के, ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर के, हॉस्पिटल बेड से लेकर के, हॉस्पिटल्स में सीट्स की अनअवेलेबिलिटी लेकर के तमाम तरह की समस्याएं उस समय पैदा हुई। और ग्रेजुअली जब चीजें उपलब्ध हुई तो उसके बाद से चीजें काफी ठीक हो गई। और मुझे लगता है कि जो इस इन्फेक्शन का जो स्टेटस है वो भी कुछ चेंज हुआ है जी, जिससे इस तरह के इन्फेक्शंस कम हुए तो इन सब चीजों की डिमांड बहुत कम हो गई। तो चीजें बहुत हद तक कंट्रोल में आ गई हैं और काफी चेंजेस आ गए हैं जी। बीच में जिस तरह से ये पैंडेमिक ने हमारे पूरे जन समुदाय को अटैक किया, और मुझे लगता है कि हार्डली कोई ऐसी फैमिली होगी जिसमें कोई जहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हुआ हो जी। तो उस कंडीशन के बाद अचानक जो प्रेशर हर जगह बढ़ा, ट्रीटमेंट का प्रेशर बढ़ा, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के रिसोर्सेज हमें लगता है कि लिमिटेड है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हर फैमिली से कोई इन्फेक्ट हुआ तो ये स्वाभाविक है कि इतनी सारी चीजें कहाँ से मैनेज हो जाती है एट द सेम टाइम जी। तो उस समय स्थिति थोड़ी सी खराब थी, लेकिन ग्रेजुअली चीजों को देखते हुए, प्लस आपने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन लगा दिया गया, तो मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हुए, तो इन्फेक्शन जो था थोड़ा सा जो चेन था वो चेन टूटा जी। उसके बाद लोगों को लगातार हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अवेयर करते रहे, लोगों को मास्क लगाने के लिए हम लोगों ने मजबूर किया। बहुत लोग ऐसे मास्क के बिना जो घूम रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी करी। तो इस तरीके से अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी चीजें की गई, कवायद की गई, तो चीजें बहुत नियंत्रण में आ गई और जो कैजुअलिटी काफी रिड्यूस हो गई है जी। और मैं चाहता हूं कि ये चीजें एकदम पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाएं और जो जनमानस में एक जो घबराहट की स्थिति पैदा हुई है, हम सब लोग कहीं ना कहीं से इसमें हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं बहुत को हमने खो दिया है। काफी लोग इन्फेक्ट हुए, पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन है उससे भी काफी लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें समाप्त हों और हमको लगता है कि इन सब चीजों पर बहुत जल्दी और भी अच्छे तरीके से नियंत्रण पा लिया जाएगा जी। और रणविजय जी, हमने देखा कि आप खुद सड़क पे उतर के लोगों को जागरूक करते हमें दिखाई दिए, व्यापारियों से बात करते हुए कि आप नियमों का पालन करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। यानी सिर्फ सिपाहियों के कंधे पे जिम्मेदारी नहीं थी कि बल्कि आप जैसे जो आला अधिकारी हैं वो खुद सड़क पे उतर के लोगों को समझाते हुए नजर आए। तो इस दरमियान, इस महामारी के बीच में सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने क्या रही? राजेश जी, मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं आपको कि जैसा कि आपने सही बताया कि पुलिस को कोई सब चीजों की ट्रेनिंग नहीं होती। कोई भी एक्सीडेंसी, कोई भी कंटिजेंसी अगर इस तरह की आती है तो हम अचानक जो स्थिति हमारी उस समय की होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं, जो चीजें जितनी हमारी टेक्निकल नो हाउ होती है, जितनी हमारी नॉलेज होती है, उसको पूरी तरह से लगा करके पूरे मानवता को बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। थोड़ा सा एक्सपोजर इतना जरूर था कि चूंकि 2020 में जब अचानक हम लोग इसी समय लगभग मार्च के महीने में जब पैंडेमिक का पहला वेव आया था और हम लोगों ने फेस किया था जी,
तो उस समय जो चुनौतियां आई थी उससे थोड़ा सा तो हम लोगों को इस चैलेंज के बारे में आइडिया था। और उस समय जो जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए थे उसमें मुख्य रूप से लोगों को लॉकडाउन के समय घरों में रखना, उसके बाद कुछ लोगों का जब यहाँ से माइग्रेशन हो रहा था उनको सही तरीके से यहाँ से उनके गंतव्य तक पहुँचवाना, उनके खाने पीने की व्यवस्था। जब लोग लॉकडाउन में घरों में रहने लगे तो उन लोगों के जो आवश्यकताएं थी उनको पूरे करने में हम लोग का फोकस रहा। तो इस तरह के सिचुएशंस को मीट आउट करने के लिए हम लोग ऑलमोस्ट रेडी थे, हम लोग तैयार थे। बट इस बार जो हम लोगों ने देखा कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रही। यहाँ पे जिस तरह से इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन की जो ग्रेविटी थी जी, वो सबको ऑलमोस्ट हॉस्पिटल जाने के लिए बाध्य कर रही थी। और हॉस्पिटल में जो क्राइसिस क्रिएट हुआ वो हम लोगों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग रहा। और मैं बताऊं कि हमारे कमिश्नर साहब ने जैसे ही स्टार्ट ये हुआ तो उन्होंने बड़े एक दूरदर्शिता के साथ और बड़े ही एक मैं कहता हूँ कि फोरसाइटेडनेस के साथ उन्होंने ये पूरी प्लानिंग करी। उनको ये पता था कि हमारे लोगों को भी पहले संभालना है। अगर इनको संभाल के रखेंगे तो फ्रंट लाइन में हमें जाकर के बहुत सारी चीजों को करना है जी। पुलिसिंग के अलावे जो कोर्ट पुलिसिंग हमारी होती है उससे अतिरिक्त जो हमारे बहुत सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एकदम मैनीफोल्ड इंक्रीज हुए। और उसके चलते उसी हिसाब से पहले हमारे जितने फोर्स थे उसको सही तरह से ब्रीफ किया गया, सबको बताया गया कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, परिवार को सेफ रखना है। और उसके बाद फिर हमें पूरे लोगों की सहायता करनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये काम मेरा है कि नहीं, हमें ये नहीं सोचना है कि ये काम किसका है। कोई भी काम जो हम कर सकते हैं वो सारा काम करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि उस समय हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर ले करके अपनी गाड़ियों में भर के लोगों के घर तक पहुंचाया जी। सिलेंडर्स हम लोगों ने फैक्ट्री वालों से, हम लोगों ने हमारे जितने हमारे इंडस्ट्रियल यहाँ पे यूनिट से सब लोगों से रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने सिलेंडर्स इकट्ठा किए, सब लोगों तक पहुंचवाए। जो हमारे ऑक्सीजन के प्लांट्स थे वहाँ पर उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया। हमारे जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे कोई क्राइसिस ना हो इसलिए उनको प्रॉपर तरीके से सारे ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रहे, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। तो एक तरह से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चैलेंजेस थे और उसको वन बाय वन हम लोगों ने प्लान किया। सीपी सर ने प्लान करके वो हम लोग की टास्किंग करी और टास्किंग के बाद हम लोगों ने पूरे मनोयोग के साथ, आपको मैं बता दूं कि मैं तो ये नहीं कहना चाहता कि हम लोगों ने क्या किया, लेकिन मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म धारण करने के जो कर्तव्य हैं उसके साथ साथ हम लोगों ने पूरी तरह से इंसानियत का अपना फर्ज जितना हो सकता है हमारे एक एक आदमी ने, एक एक कांस्टेबल ने निभाया। ये बिल्कुल ठीक बात है सर, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, ये हम सब लोगों के सामने है। और लगातार हमने दुनिया को, देश को दिखाया कि देखिए ये वही देश की पुलिस है जिसपे कई बार कई तरह के सवाल भी उठते हैं, लेकिन जो मानवीय चेहरा है इस महामारी के बीच में वो पुलिस का हमने देखा। जहां ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंदों को पहुंचाए जा रहे हैं, राशन पहुंचाया जा रहा है, खाना पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई इससे प्रभावित ना हो, तो एक मानवीय चेहरा भी पुलिस का सामने आया। हम उम्मीद करें कि आगे भी ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी। राजेश जी, हम लोग कृत संकल्पित हैं और मैं बता रहा हूँ कि ग्रेजुअली हम लोगों को इन सारे एरियाज का एरियाज को मैनेज करने का आइडिया तो है ही, सारे एरियाज का आइडिया एक्सपोजर है, लेकिन उसको कैसे अच्छे तरीके से मैनेज करके हम इस तरह के अगर क्राइसिस सिचुएशंस कभी आते हैं तो कैसे उसको मिट आउट करेंगे, इसमें तो जरूर हम लोग बहुत अच्छे तरह से सब चीजों को सीख लिए हैं जी। और मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जितने सारे लोगों को हम लोगों ने सहायताएं पहुंचाई या हम लोगों को लगता था कि जितने हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि इमरजेंसी कॉल्स में जनरली लोग पुलिस को याद करते हैं। हमारी इमरजेंसी नंबर 112 का आपको पता ही है जी। तो कोई भी क्राइसिस होती थी तो सब लोग कॉल करते थे। तो हम लोगों ने, मुझे लगता है कि जितने सारे कॉल्स आए सारे कॉल्स को अटेंड करके और जिस तरह की आवश्यकता थी उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे हॉस्पिटल्स यहाँ थे, हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट, सारे हमारे डॉक्टर, हमारे जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स थे, हमारे सीएमओ साहब, उनकी टीम, हमारे डीएम साहब और डीएम साहब की पूरी टीम हमारे कंट्रोल रूम काम करना शुरू किया। सारी एजेंसी हम लोगों ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ हम लोगों ने इसका प्रयास किया। और इंडिविजुअल जो हमारे कॉल्स आते थे वो तो अटेंड करते ही करते थे, क्योंकि हम लोग का नंबर पब्लिक होता है, पब्लिक के पास होता है जी। तो उस तरीके से जो भी कॉल्स आए सबको हम लोगों ने अटेंड किया। आज मैं बता दूं कि कुछ लोग जो मैसेज भेजते हैं उसको पढ़ के आंख में केवल और केवल आंसू आता है। उनकी जिंदगी बची, उनके परिवार वालों की दुहाई मिलती है, परिवार वालों को आशीर्वाद मिलता है जी। उनकी अगर उनके लाइन्स को आप पढ़ेंगे तो लगता है कि वाकई हम लोगों ने पुलिस के रूप में तो पता नहीं किस हद तक, लेकिन इंसान के रूप में अपने हक को अदा किया है। ईश्वर ने अगर हमें
इंसान बनाया है, तो हम लोगों ने इस हक का अदा किया है। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। रणविजय जी, मैं आपका इंटरव्यू करने से पहले जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ था नोएडा पुलिस के लिए, व्यक्तिगत आपके लोग आपको नाम को लेके ट्विटर पे, फेसबुक पे, और लोगों ने कहा कि जब मदद मांगी गई तो उन तक पहुंची गई, चाहे वो फोन के जरिए हो, ट्वीट के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, किसी दूसरे माध्यम के जरिए। तो ये कैसे हुआ कि आपको अगर कोई शिकायत मिली या कोई कमी मिली या कोई जरूरत मिली कि वहां पे मदद पहुंचानी है तो वहां पे पहुंचाई गई? देखिए राजेश जी, आपको जैसा कि पता है कि हम लोग ऑलमोस्ट सारे जितने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं यहाँ पे सबके पार्ट हैं। हमारे यहाँ जितने हमारे जर्नलिस्ट हमारे यहाँ नोएडा के हैं, सब लोगों ने ऐसे ऐसे ग्रुप्स बना रखे हैं जिसमें सब लोग जुड़े हुए हैं, सबका नाम उसमें है। उस प्रकार, और बाकी आपको पता है कि हम लोग की जो एक्सेसिबिलिटी है वो काफी बड़ी है, पब्लिक आती है, हम लोग से जुड़ जाती है, तो काफी लोगों के पास हम लोग के पर्सनल नंबर्स भी हैं। तो उन नंबरों से कॉल्स आने शुरू हो गए थे, और मैं बता रहा हूं कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि सिलेंडर की कमी हो रही है, तो सिलेंडर कहां से इकट्ठा किया जाए, वो जहां जहां इसकी उपलब्धता थी वहां लोगों से रिक्वेस्ट किया गया। मैं इस पूरे अपने नोएडा के पूरे कमिश्नरेट के पूरे समाज को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। कोई भी आदमी इसमें नो नहीं कहा, जिसके पास जो चीज था उन सब ने उपलब्ध कराया। अगर हम लोग किसी जगह पे चले गए, हमने कहा कि मुझे सिलेंडर चाहिए, उस फैक्ट्री का काम बंद करके सिलेंडर दिया लोगों ने। ऑक्सीजन की जो आपूर्ति थी आसपास के जगहों से हम लोगों ने आपूर्ति कराई। आपने देखा कि आसपास में फरीदाबाद से लेके देहरादून से लेके हरिद्वार से लेके तमाम जगहों से हम लोगों ने आपूर्ति कराई। हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स थे उसमें जो उसके प्रोडक्शन थे उसको अच्छे तरीके से किया जाए। हमारे ट्रैफिक के लोग, हम लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर तक बनाया। जब कोई बड़ा सा ट्रक अगर गैस लेके आता था तो उसके लिए हम लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया ताकि जल्दी समय से पहुंच जाए। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स को सिलेंडर दिया गया कि अगर कोई बीच में ऐसी समस्या आ रही हो कि जिस समय सप्लाई बंद हो जाए, मेजर सप्लाई, तो उस समय सिलेंडर से जो इम्पोर्टेंट पेशेंट थे उनको बचाया जाए। तो मैं उस समझता हूँ कि एक तरह से टोटल हम लोग टेक्निकल और मेडिकल से जुड़े हुए जो चीजें थी, टेक्निकल चीजें थी, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए थे। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को कोरोना के इस पूरे सिम्टम से लेकर के उसके मेडिकेशन से लेकर के जो बेसिक मेडिसिन दिए जा रहे थे, उससे लेकर के जो सर्जिकल आइटम जिसकी जरूरत थी, रेस्पिरोमीटर हो या फिर प्रोन पोजीशन में लेटना हो, इन सारी चीजों के बारे में आइडिया था। हम लोग आप ही लोगों के माध्यम से, मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोगों का। हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे साथी नोएडा के हैं, सब लोगों ने ऐसे मनोयोग के साथ काम किया कि सबने उपलब्ध कराई। उनके पास उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत होते हैं, जैसे हमारे प्राइम न्यूज के जितने हमारे लोग हमारे फील्ड में हैं, हमारे बाकी जितने चैनल्स के लोग हैं, सब लोगों के पास फोन नंबर आते थे, कॉल्स आते थे, वो लोग हमको देते थे, वो ग्रुप में डालते थे, फिर हम उस पर रिएक्ट करके हम उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराते थे। गाजियाबाद के हमारे कितने साथी हैं, गाजियाबाद में मैं बताऊं सारे ग्रुप्स में, क्योंकि मैं गाजियाबाद में पहले रह चुका हूँ, वहाँ गाजियाबाद के सारे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे कॉल्स आते थे, ग्रुप्स पे आते थे, और उस हम लोगों ने इकट्ठा किया। उसके बाद आपने देखा कि ब्लड प्लाज्मा की बहुत जरूरत फील हो रही थी, प्लाज्मा डोनेशन का, प्लाज्मा का जो ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस निकला था। फिर हमारे यहाँ कमिश्नर सर ने, मैडम जॉइंट सीपी मैम ने, हम लोगों ने एक प्लाज्मा बैंक क्रिएट किया, बाकी सब लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। अब तक मोर देन 50-60 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया, और उनको हम लोगों ने लेकर के बाकी जो नीडी थे उनको उन तक पहुंचाया। प्लाज्मा डोनेशन हम लोगों ने किया, ऑनलाइन उसकी व्यवस्था करी। हमारी पूरी टीम सेल जो हमारी कोरोना सेल बनी थी, उसके टीम लोग लगातार 24 आवर्स लोगों ने काम किया। और हम लोगों ने इतना ही नहीं, जो हमारे कोरोना पेशेंट की लिस्ट बनती थी, उस लिस्ट को लेकर के हम उनको काउंसल करते थे जब वो ठीक होकर घर चले जाते थे कि आप डोनेट करिए, और लोगों ने डोनेट किया। तो इस तरीके से बाकी खाने पीने की व्यवस्था तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ज्यादा सेकेंडरी टर्शियरी हमारे मुद्दे थे, उसको भी हम लोग अभी भी कर रहे हैं, अभी भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेडिकल असिस्टेंस और मेडिकल की जो चीजें थी वो हमारे लिए सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस की थी। और हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वगैरह भी लोगों से ले करके लोगों को तक पहुंचाया। मतलब आप छोटे सिलेंडर, बड़े सिलेंडर, कंसंट्रेटर्स, आपके हमारे अनफॉर्चुनेटली मीडिया के बहुत सारे हमारे साथी इन्फेक्ट हो गए। उन लोगों से चूंकि डायरेक्ट टच में हम लोग रहते हैं, उन लोगों को लेकर के हम लोगों ने हॉस्पिटल्स के जितने सारे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के एमडीज थे, सब लोगों से बात करके, रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके, रात भर निवेदन करके लोगों को एडमिट कराया। फॉर्चुनेटली सब लोगों की जान बचाई जा सकी। मैं
मुझे कभी कभी वाकई ऐसा लगता है कि अब एकदम एक ऐसा लगता है कि पूरा नोएडा ही हमारा परिवार है। एक एक आदमी ही मेरे परिवार का सदस्य है। किसी के साथ कुछ ना हो, ये किसी भी हद तक जाकर के सुनिश्चित कराया जाए। और इस फीलिंग के साथ हमारे कमिश्नरेट की पुलिस काम कर रही है। और हम लोग आगे भी बता रहा हूं मैं कि अब जो एक्सपोजर हम लोगों को मिला है और जितना आइडिया हम लोगों को हो गया है, और मुझे लगता है कि अन एजेंसीज का जो इम्पोर्टेंट रोल है उसमें हमें कहाँ खड़ा होना है और हम कहाँ खड़ा होकर के उनको और मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आपने देखा कि लॉकडाउन की हमारी ड्यूटी थी, लॉकडाउन की ड्यूटी के बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगाई। वहाँ पे अगर कभी किसी पेशेंट के जो तीमारदार थे या उनके द्वारा कभी कोई थोड़ी सी भी कुछ परेशानी क्रिएट की गई, उसको हम लोगों ने हैंडल किया। जो हमारे डॉक्टर साहबान थे, उनको कहीं दिक्कत हुई तो उनके लिए हम लोग खड़े हुए, उनको बचाया। कोई चीज सप्लाई का इधर से उधर हो रहा है, उसको भी हम लोगों ने सुनिश्चित कराया। मतलब हम लोगों ने ये कोशिश की कि किसी भी कंडीशन से हमारे यहाँ किसी को कोई नुकसान ना हो। अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसको सही तरीके से समय से इलाज मिल जाए, और उसमें हम लोगों को जिस हद तक जाकर के हमें मेहनत करनी है वो हम करेंगे। इसी बीच में आपको मैं बताना चाहूंगा कि काफी लोग हमारे लोग इन्फेक्ट हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो गवर्नमेंट की फोर्साइटेडनेस थी कि जो हमारे फ्रंट लाइन के जो वर्कर्स हैं पहले उनको वैक्सीनेट किया जाए। इसका बहुत बड़ा फायदा मिला इस बार, और जितने हमारे लोग थे सब लोग वैक्सीनेट हो गए थे। तो अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो बहुत ज्यादा असर उनके ऊपर नहीं हुआ। इनको इन्फेक्शन नहीं हुए, और इन्फेक्शन अगर हुए भी तो बहुत ज्यादा उनको सिविरिटी नहीं रही, ये हम लोगों ने देखा। तो और रणविजय जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि चूंकि ये जिम्मेदारी कई विभागों के कंधों पे थी, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, शासन के आदेश हो, तालमेल किस तरीके का रहा? मुझे लगता है तालमेल अच्छा रहा, तभी आज जो तस्वीर हमारे सामने नोएडा की है 15 दिन पहले की और आज की हालात में जो सुधार है वो तालमेल बेहतर रहा, इसी वजह से हालात जल्दी सुधरे। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि 2020 में भी नोएडा में इन्फेक्शन की शुरुआत हुई थी, और नोएडा की शुरुआत को लेकर के काफी मुझे लगता है कि न्यूज में एक चीज चला भी था। और इस समय लेकिन उसी तरह से केवल और केवल यहाँ के लोकल जो एजेंसीज कंसर्न हैं, जो गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, जो यहाँ के एनजीओज हैं, जो यहाँ के अन्य ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, हमारे फुनरवा के लोग, हमारे DDRWA के लोग, हमारी अथॉरिटी के लोग, हमारे नोएडा अथॉरिटी की CEO मैम की टीम, बाकी हमारे DM साहब की टीम, बाकी जितने लोग थे, सब लोगों का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था कि पिछली बार भी हम लोगों ने सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया, और नोएडा की स्थिति अन्य जगहों के मुताबिक के बदले बहुत अच्छी हो गई थी। इस बार भी यही रहा। हम लोगों का डेली मीटिंग, डेली ब्रीफिंग, डेली कोऑर्डिनेशन, हमारा जो एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम था, उस कंट्रोल रूम में सारे एजेंसीज के लोगों का बैठना, किसकी जरूरत किस समय कहाँ है, उसको उस रोल में फिट होना, ये सारी चीजें हम लोगों ने की यहाँ पर। उसमें मैं आपको बताना वही चाह रहा था कि मेडिकल से जुड़े बहुत सारे आइटम्स थे, उसको हम लोगों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई, लाने की जिम्मेदारी दी गई, पहुंचवाने की जिम्मेदारी दी गई, और इन सभी चीजों को हम लोगों ने बखूबी निभाया। यहाँ तक कि मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग को क्रीमेशन के लिए भी मैनेजमेंट करना पड़ा, वहाँ भी हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ा। जब कैजुअलिटी बढ़ी थी तो कैजुअलिटी के समय हमारे पास लिमिटेड क्रीमेशन ग्राउंड थे, उस सबको एक्टिवेट करना, वहाँ पे अगर कुछ परेशानी हो रही है तो उसको मैनेज करना, ये सारी समस्याएं सामने आई थी। उसको भी हम लोगों ने मैक्सिमम तरीके से, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ, मैक्सिमम सपोर्ट के साथ, लोगों के गुस्सा को शांत करते हुए। मैंने एक चीज और बताना चाहूंगा कि पहले आपने देखा है कि ज्यादातर पुलिस रिएक्ट कर जाती है, इरिटेट हो जाती है, लेकिन आपको शायद एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिला होगा यहाँ जहाँ पुलिस के द्वारा कभी किसी के साथ कोई मिसबिहेव किया गया हो, चाहे कितना डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो। सबने बड़े पोलाइटली, पेशेंटली लोगों की बातें सुनी, लोगों की मदद की। हमें लग रहा था कि कोई भी आदमी जब उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी अपने परेशानियों से खराब होती है तो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है। ठीक है रणविजय जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, आप पूरा विस्तार से बता रहे हैं। आखिर में मैं चाहूंगा आप क्या अपील करेंगे नोएडा वासियों से, प्रदेश वासियों से कोरोना को लेकर, चूंकि आगे जो लापरवाही है वो बिल्कुल नहीं करनी, क्या अपील होगी आपकी प्राइम न्यूज के माध्यम से? सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस बार हम लोगों को कम से कम ये चीज जरूर पता चल गया कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमारी कितनी जागरूकता होनी चाहिए। ये हम सब लोग को समझने की आवश्यकता है। आज जिन लोगों की इम्यूनिटी बढ़िया थी, वो अगर इन्फेक्ट भी हुए तो बहुत अच्छे तरीके थे,
प्राइमरी मेडिसिन के साथ वो ठीक ठाक होकर के वापस आ जाए। तो सबसे पहले तो हमें अपने जीवन यापन को सही तरीके से करना चाहिए, हमें अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखना है। उसके अतिरिक्त हमें, जैसा कि हमने बताया आपको कि कंटिजेंसी होती है, तो कैसे हम एकजुट होकर के एक दूसरे की मदद से एक दूसरे को हम बचाते हैं, इसका जो एक लेसन है हर इंसान के दिल और दिमाग में होना चाहिए। तीसरी बात मैं आपको कहूंगा कि अगर बीमारी हो गई है, बीमारी आ गई, इन्फेक्शन चलना शुरू हो गया, तो ऐसे कंडीशन जो गाइडलाइंस आ रहे हैं, जो डायरेक्शन आपको दिए जा रहे हैं, उसका 100% कंप्लायंस होना चाहिए। जैसे कि बार बार गोल्डन रूल बताया गया हमारे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हमें मास्क पहनना है, प्रॉपर तरीके से मास्क पहनना है। यहाँ पे लोग चालान से बचने के लिए मास्क पहन रहे हैं। मैं अभी मास्क इसलिए नहीं पहन रहा हूँ कि हमारा पूरा रूम सैनिटाइज है, मैं रूम में अकेले हूँ जी, इसलिए मैंने इतना अफोर्ड किया कि मैं अदरवाइज जहाँ भी मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ या कोई भी हमारे यहाँ आता है तो मैं मास्क पहन के बातें करता हूँ जी। फुल मास्क होना चाहिए, फुल मास्क, जहाँ इसका मतलब है कि जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मास्क पहनिए। उसके अतिरिक्त हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। आप अगर हमारे ऑफिस में आएंगे तो सारी कुर्सियां, केवल 3 या 4 कुर्सियां रखी हुई हैं, सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हैं। उसी प्रकार हमें हमेशा अपने हाथ को धोना है। हम कहीं जा रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, वहां पे आते ही इन सभी चीजों को सैनिटाइज करिए। एक गाड़ी में एक हाथ में सैनिटाइजर रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो ये सब चीजें जो हमेशा टाइम टू टाइम बताई जा रही हैं, उसको जरूर करिए। चलिए, बाकी मैं और भी कहूंगा कि बिल्कुल कुछ ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन आई है मार्केट में, जिसको जो ऑथराइज्ड हैं, जो ऑथेंटिकेटेड हैं, जिसकी ऑथेंटिसिटी मेडिकल विभाग के द्वारा बताई गई है, उसको जरूर धारण करें। एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए हैं, और मैं समझता हूं कि हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हमें जब भी किसी चीज का आइडिया होता है, हम बहुत जल्दी दूसरे को शेयर करना शुरू कर देते हैं, बिना ये जांचे कि उसमें सही और गलत क्या है। मैं कहूंगा कि गॉसिप्स ना बनाइए, ट्रीटमेंट के मेथड्स को गॉसिप्स के रूप में शेयर मत करिए, लोगों को मत बताइए। जो चीजें हमारी जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसके द्वारा जो डायरेक्शंस हो रहे हैं, उसको फॉलो करिए। और ये जो कंट्रोवर्सीज बीच में क्रिएट होते हैं डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के बारे में, ये सब चीजें को, इन सब चीजों को सेट ऑफ किया जाए तत्काल। हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन का अपना महत्व है, और वो अपने अपने हिसाब से अगर कोई ऑथराइज्ड या कोई बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज के माध्यम से अगर कोई चीज बताई जा रही है। बिल्कुल सर, आपने जो बातें कही, जो आपने सुझाव दिए और जो अपील की, वो बहुत काम की है। बहुत शुक्रिया सर, प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपने अनुभव शेयर करने की और लोगों को चेताने के लिए कि अभी लापरवाही ना करें। तो ये आप सुन रहे थे रणविजय सिंह को, जो कि एडिशनल डीसीपी थे नोएडा के। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी हालात ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन आगे लापरवाही नहीं करने हैं। प्राइम न्यूज भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन करें।